देखिए, इनफर्टिलिटी या निसंतानता एक अभिशाप की तरह है। कम से कम 6-7 दंपतियों में से एक दंपति आज की डेट में निसंतानता की समस्या से जूझ रहा है। अभी 6 महीने शादी को हुए नहीं कि घर वाले पड़ोसी हाँ आप कब खुशखबरी दे रहे हैं, कब खुशखबरी दे रहे हैं। इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल की वजह से नहीं होती, सिर्फ लेडीज़ की वजह से नहीं होती। आज की डेट में 50% इनफर्टिलिटी मेल पार्टनर की वजह से है। लेडी के हज़ारों टेस्ट हो चुके हैं, हज़ारों रुपए के टेस्ट हो चुके हैं, और हस्बैंड ने तो अपना एक छोटा सा जांच, जो वीर्य की जांच होती है, सीमेन एनालिसिस होती है, वो तक भी नहीं कराया, जो कि नलियाँ खुली हुई होनी चाहिए, अंडेदानी होनी चाहिए जिसमें एक अंडा पैदा होना चाहिए, ठीक है, प्लस हस्बैंड के स्पर्म नॉर्मल होना चाहिए। सबसे पहला टेस्ट हस्बैंड का कराना है। अच्छा, सबसे पहला टेस्ट हस्बैंड का कराना है। किसी भी दिन भर्ती नहीं करना, कोई ओवरनाइट एडमिशन नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है। सक्सेस इसमें डिपेंड करती है पेशेंट की उम्र पे। पेशेंट मतलब लेडी की उम्र पे। पेपर पे IVF मत लिखिए। हमने अपने घर वालों को नहीं बताया है, या अस्पताल में पता तो नहीं चलेगा कि IVF है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम एग को फ्रीज कर लें। हर लेडी एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुई है, वो जन्म से निर्धारित हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो नंबर ऑफ एग्स कम होते चले जाते हैं। तो एग फ्रीज कर लिए जाते हैं ताकि जब समय आए, जब उनको कोई राइट पार्टनर मिल जाए, तब वो उस एग से अपना बच्चा पैदा कर सकें। आज मैं आपको लेके आया हूँ ओरिजिन फर्टिलिटी IVF सेंटर में डॉक्टर रश्मि शर्मा जी के पास, जो कि फेमस है अपने IVF ट्रीटमेंट को लेके, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में इनका IVF क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो मैम को और इस सेंटर को बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया गया है। बेस्ट IVF स्पेशलिस्ट नॉर्थ इंडिया 2019, बेस्ट IVF सेंटर 2014, ऐसे कई सारे अवार्डों से मैम को और इस सेंटर को सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो में हम मैम से बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर और कुछ कन्फ्यूजन्स के ऊपर जो कि IVF को लेके लोगों के अंदर बनी हुई है, और हम बात करेंगे कि IVF, IUI, ICSI इन सब में क्या डिफरेंस होता है, और हम देखेंगे कि IVF का स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज। मैम, सर्जिकल स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मिस्टर संजीत, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। मैम, मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगा इनफर्टिलिटी को लेके। मैम, ये क्या होता है इनफर्टिलिटी? लोग आजकल इतना बात कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए मैम। देखिए, इनफर्टिलिटी या निसंतानता जी। एक अभिशाप की तरह है, ठीक है। अगर कोई कपल, अगर मैं WHO डेफिनेशन की बात करूं, कोई अगर दंपत्ति 1 साल हो गया है साथ रहते हुए और उनके आपसी संबंधों में भी कोई कमी नहीं है, और फिर भी 1 साल के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है या वो गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं कि ये पेशेंट को इनफर्टिलिटी की समस्या है। और काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कॉमन। अगर हम उसको स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बोलें तो वो कम से कम 6-7 दंपतियों में से एक दंपति आज की डेट में निसंतानता की समस्या से जूझ रहा है। मतलब हर 6-7 जोड़ों में कोई एक जोड़ा हमारे पास ज़रूर आएगा इनफर्टिलिटी की समस्या लेके। तो छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। जी मैम, अगर मैं बात करूं इसी सीरीज़ में, इंडिया जैसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम पॉपुलेशन देखें तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम ये रेशियो देखें कि इसके बाद भी, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं। संजीत, ये आपने बहुत सही बात बताई, ठीक है। हम लोग जब कभी IVF की बात करते हैं तो हमेशा ये आता है सरकार की तरफ से भी और वैसे भी कि हम तो पहले से ओवर पॉपुलेटेड हैं, राइट। हम तो दुनिया के नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो फिर हमें IVF की क्या ज़रूरत है, या हमें इनफर्टिलिटी के किसी भी उपचार पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, इवन गवर्नमेंट को भी। तो यही एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, ठीक है। हम लोग बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसी वजह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसीलिए इतनी निसंतानता की समस्या भी है, क्योंकि जितने आपके पास जोड़े हैं, 6-7 कपल में से एक जोड़े को निसंतानता होनी ही है। और हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है वो ऐसा है कि जहाँ बच्चा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभिशाप की तरह है निसंतानता। अगर किसी जोड़े को बच्चा नहीं हो रहा है, वो सोशल फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाते, वो पार्टीज़ में नहीं जा पाते, अभी 6 महीने शादी को हुए नहीं कि घर वाले पड़ोसी हाँ आप कब खुशखबरी दे रहे हैं, कब खुशखबरी दे रहे हैं। तो शुरुआत में तो ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद फिर वो किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए, तो हर कोई, हर रिश्तेदार, हर ऐरा गेरा उनको अपनी सलाहें भी देगा, उनसे पूछेगा भी खुशखबरी क्यों नहीं दे रहे, खुशखबरी क्यों नहीं दे रहे। वो चीज़ इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर है किसी भी दंपत्ति के लिए, जो शायद हमारे देश में लोगों को समझने की ज़रूरत है।
इनफैक्ट हमें इतनी पर्सनल चीज़ है बच्चा, जी जो कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की चीज़ है, राइट उसमें शायद हम सबको, परिवार वालों को भी और अड़ोसी पड़ोसियों को भी और रिश्तेदारों को भी अपनी टांग अड़ाना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बिलीव मी, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो बेचारे आधे तो परेशान इस वजह से होते हैं कि लोगों की बहुत सुननी पड़ रही है। सो मच सो कि वो पार्टीज़ में जाना बंद कर देते हैं, वो रिश्तेदारों की शादियां अटेंड करने बंद कर देते हैं। मतलब इट इज़ अ सोशल टॉर्चर, सोशल स्टिग्मा। इसीलिए निसंतानता का इलाज भी बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड है, ठीक है, जिनके पास बच्चे हैं ठीक है, पर जिनके पास नहीं है उनका भी तो हमें ध्यान रखना है, जी और वो संख्या भी हमारे देश में बहुत बड़ी है, जी बहुत बड़ी है। जी मैम, अगर मैं एक कपल की बात करूं, सपोज एक कपल है, तो क्या हमेशा निसंतानता एक फीमेल की वजह से ही होती है? ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा संजीत। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस। जी मैम। एंड समहाउ हमारी सोसाइटी को ये मैसेज जाना चाहिए जी कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल की वजह से नहीं होती, सिर्फ लेडीज़ की वजजह से नहीं होती, नहीं होती है। सिर्फ लेडीज़ की वजह से नहीं होती। ओके इनफैक्ट मेल पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आज की डेट में 50% इनफर्टिलिटी मेल पार्टनर की वजह से है। ओके एंड हम अपने जो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रैक्टिस में जो देखते हैं, जी कितनी बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आए, जी 3 साल से इलाज चल रहा है कहीं कहीं पे, जी लेडी के हज़ारों टेस्ट हो चुके हैं, हज़ारों रुपए के टेस्ट हो चुके हैं, और हस्बैंड ने तो अपना एक छोटा सा जांच, जो वीर्य की जांच होती है, सीमेन एनालिसिस होती है, वो तक भी नहीं कराया। राइट इस स्टिग्मा को तोड़ने में हमें बड़ा टाइम लगता है। इनफैक्ट मुझे अपनी प्रैक्टिस में बोलना पड़ता है कि जब तक हस्बैंड का टेस्ट नहीं होगा तब तक मैं आगे इलाज ही नहीं करूँगी। राइट मैम। बिकॉज इट इज़ सो कॉमन, इट इज़ सो कॉमन, 50% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ही हस्बैंड की है। सो या कहीं ना कहीं मेल्स को भी जागने की थोड़ी सी ज़रूरत है। इसमें कई बार मदर इन लॉज भी कहते हैं नहीं, मेरे बेटे में तो कोई कमी राइट नहीं मैम। है। मतलब वो चला आ रहा है एक पेट्रियार्कल सिस्टम, जी राइट, बट जागरूकता लाने की ज़रूरत है। मैम, ये तो मुझे अभी पता लगा कि 50% आप बता रहे हैं, मेल की यस, भी उतनी ही 50 50%। इक्वल, इक्वल कंट्रीब्यूशन है मेल इनफर्टिलिटी का। एक मेल में इनफर्टिलिटी की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, मेल की इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इसे 2 तरीके से डिवाइड कर सकते जी हैं, ठीक है? मेल की इनफर्टिलिटी एक तो हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, व्हिच आर आल्सो वेरी कॉमन, इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट? और दूसरा हो सकता है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन कुछ भी नहीं है, बट सीमेन में शुक्राणु ही नहीं है या तो, या शुक्राणु बहुत कम है, स्पर्म्स की संख्या बहुत कम है, उनकी मोटिलिटी बहुत कम है। बेसिकली मेल का जो कंट्रीब्यूशन बच्चा पैदा करने के लिए है वो है स्पर्म्स जी या शुक्राणु, जो कि एक तरह से डीएनए कैरियर है ओके ना। शुक्राणु के सिर में डीएनए होता है जो कि फादर का राइट डीएनए एग तक लेके जा रहा है, और वो फादर का डीएनए से बच्चा बन रहा है। ओके तो अगर किसी मेल में शुक्राणु है ही नहीं, जी ज़ीरो, जी या हैं पर उनकी मात्रा बहुत कम है, काउंट कम है, या मोटिलिटी बहुत कम है शुक्राणु की, या शेप बहुत एबनॉर्मल है, तो भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। एंड बिलीव मी, इट इज़ राइजिंग। ओके शुक्राणु की या स्पर्म्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मैम, इसका कारण क्या होता है? देखिए, WHO पहले कहता था 40 मिलियन तक नॉर्मल है। ओके धीरे 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 उन्होंने यस अपनी भी स्पर्म काउंट की रेंज कम कर दी, रेंज कम 15 होती जा रही है। मिलियन, राइट 16 मिलियन, राइट? राइट और इट इज़ अ ट्रेंड अराउंड द वर्ल्ड की ड्यूरिंग दीज डिकेड्स, प्रीवियस सेंचुरी में धीरे धीरे स्पर्म्स काउंट कम होते जा रहे हैं। कारण उसका एग्जैक्टली तो नहीं पिन पॉइंट किया जा सकता, बट कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स, ओके पॉल्यूशन, जी बहुत सारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, हम इनको बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। ओके मतलब बहुत सारे जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, जी पेस्टिसाइड्स इतना ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, हर एनिमल्स की भी अगर हम बात करें, नॉन वेज जो लोग हैं उसमें इतने हार्मोन्स यूज़ हो रहे हैं, इतना एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल दिस इज प्लेइंग हैवॉक विद द sperm count. Even the electromagnetic radiation is supposed to be blamed, but we are not sure about it, but you never know, इतना मोबाइल एंड तो क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है। बट ये फैक्ट है कि स्पर्म काउंट ओवर द ईयर्स कम होते चले जा यस रहे हैं, इनफर्टिलिटी रेट जो मेल का है वो भी बढ़ रिड्यूस रहा है, जी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो राइट। रहा है। मैम, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? सो फीमेल में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं संजीव, ठीक है। इसके लिए मैं एक मॉडल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि श्योर बच्चा पैदा होने के लिए क्या क्या चाहिए। जी सो बेसिकली हमें एक यूट्रस चाहिए, जी बच्चेदानी होनी चाहिए। जी बच्चेदानी के दोनों तरफ 2 नलियाँ होती हैं, जी जो कि नलियाँ खुली हुई होनी चाहिए। अंडेदानी होनी चाहिए जिसमें एक अंडा पैदा होना चाहिए, ठीक है, प्लस हस्बैंड के स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए।
राइट। तो प्रॉब्लम हो सकता है कभी किसी की नलियाँ बंद हो, ट्यूब ब्लॉक, हो सकता है कि एग ही ना बन रहे हो, एग फेलियर हो चुका हो, या पीसीओडी हो जिसमें एग नहीं बन रहे हो, और कभी कभी बच्चेदानी की परेशानियां भी हो सकती हैं। तो देखो पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है ना, हो सकता है फाइब्रॉइड्स हो, यूट्रस की परत अच्छी ना बन रही हो, नलियां दोनों बंद पड़ी हो, टीबी हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ डिसीजेस तो विच मैम कैन बी अ इन फैक्टर। सब चीज़ का सोल्यूशन आईवीएफ, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मैं ये कहूँगी नहीं, सिर्फ आईवीएफ ही नहीं है। ओके। हमेशा जब भी किसी कोई निसंतान दंपति हमारे पास आता है तो उसका पहले डायग्नोसिस किया जाता है ना, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, जिसमें कि सबसे पहला टेस्ट, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला टेस्ट हस्बैंड का कराना है। अच्छा, सबसे पहला टेस्ट सबसे पहला टेस्ट हस्बैंड हस्बैंड का का जाना कराना है, क्योंकि हस्बैंड का टेस्ट बड़ा सस्ता सा टेस्ट है, 600-700 रुपये का टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस होती है और कोई कष्ट नहीं है, और उस एक टेस्ट से ही हमें पता चल जाता है कि भी स्पर्म्स हैं या नहीं। फिर हम हस्बैंड को उठा के अलग रख देते हैं जी। और फिर सारा ध्यान सारा फोकस लेडी पे रहता है। ओके। ठीक है, तो पहले हस्बैंड एक सीमेन एनालिसिस कर लेते हैं, फिर वाइफ का देखते हैं कि एग बन रहे हैं कि नहीं, हार्मोन्स नॉर्मल है कि नहीं, नलियाँ खुली हैं कि नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का आईवीएफ ही करना पड़े, ओके। राइट। अगर किसी की नलियाँ खुली हुई हैं, एग बन रहा है, हस्बैंड के स्पर्म नॉर्मल है, तो पहले साधारण इलाज से शुरुआत की जाती है, अच्छा। जिसमें कि एग बनने की दवाई दे दी, नेचुरल ट्राई करा दिया, जी। उससे भी बात नहीं बनी तो आईयूआई कर लिया। आईयूआई मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ओके। जिसमें कि हस्बैंड के स्पर्म लेके हमने यूट्रस में डाल दिए। जब बिल्कुल बात नहीं बन रही है जी। तब आईवीएफ की नौबत आती है। ओके मैम, आईवीएफ का प्रोसेस थोड़ा सा बताएंगे कैसे कैसे? सो आईवीएफ इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आईवीएफ जी। को लेके बहुत हवा है समाज में। किसी भी दिन भर्ती नहीं करना, कोई ओवरनाइट एडमिशन नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पेशेंट आती है, ओके। जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जी। अल्ट्रासाउंड करके फिर इंजेक्शंस लगाते हैं 10-12 दिन के। वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं बहुत सारे अंडे तैयार करने के लिए। जी। और जब अंडे तैयार हो गए, हमने 3-4 बार अल्ट्रासाउंड करके देखा कि हाँ भाई बहुत सारे एग्स बन गए हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही उन एग्स को निकाल लिया जाता है और उसमें थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है 15 मिनट का, ताकि पेशेंट को कोई पेन ना हो। उन एग्स को बाहर ले लिया लैब में, हस्बैंड के स्पर्म लिए, हस्बैंड के स्पर्म अगर नॉर्मल हैं तो एग्स के साथ मिला के रख दिए, जिसे हम आईवीएफ कहते हैं। और अगर स्पर्म्स की प्रॉब्लम है, कम है, तो हम इक्सी करते हैं, जिसमें एक एक एग के अंदर हम एक एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओके। और बच्चा बन के बाहर तैयार हो जाता है। 4-5 दिन का बच्चा लैब में पाला जाता है और फिर वो बच्चा बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। जी। जो डालने का प्रोसेस है उसमें बेहोश भी नहीं करना होता, उसमें कोई पेन भी नहीं होता, एंड 2 घंटे के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, एंड देन 12 दिन में रिजल्ट आता है कि बच्चा लग गया या नहीं। सो इट्स वेरी सिंपल, आई वुड से बस आना है, जाना है ना। हॉस्पिटल की 3-4 विजिट्स हैं, जी। ऑपरेशन नहीं है, कटिंग नहीं है, पेन नहीं है। मैं सक्सेस रेट की बात करूँ तो मैम सक्सेस कितनी मिल पाती सक्सेस इसमें डिपेंड करती है पेशेंट की उम्र पे। पेशेंट मतलब लेडी की उम्र पे, सबसे ओके। इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें लेडी की उम्र है। है? जी। जितनी कम उम्र होगी उतनी अच्छी एग की क्वालिटी होती है, जी। तो अच्छी क्वालिटी एग से फिर प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। जी। तो अगर कोई बहुत यंग पेशेंट है तो उसकी सक्सेस 60-70% भी पहुंच सकती है। अगर कोई मिडिल एज पेशेंट है, 30-35 साल की लेडी है, 35 साल के आसपास, जी। तो 40-50% करीब होती है। और अगर कोई 40-41 साल की लेडी की बात करेगा तो शायद 10-15% होती है। तो यहाँ एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि लेडी को अपनी उम्र नहीं निकालनी चाहिए। ओके। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जहाँ 10 साल पहले किसी डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई इनको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। ओके। सपोज किसी की दोनों नलियाँ बंद हैं, जी। तो पता है कि सिवाय आईवीएफ के कोई उपाय नहीं है, बट आईवीएफ को लेके इतना हुआ क्रिएटेड है राइट मैम। कि उनको 10 साल लग गए ये डिसीजन लेने में कि आईवीएफ करना है। लेकिन उन 10 सालों में जो नुकसान हो गया वो ये कि उन्होंने अपनी उम्र निकाल दी, अंडों की तो क्वालिटी ही खराब हो गई। तो इसलिए समय रहते डिसीजंस लेने चाहिए। मैम मैं इसी में बात करना चाहूँगा कि जो आईवीएफ को नाम लेके मतलब आईवीएफ का नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं या एक हवा सा बना रखा है मैम, और इनफैक्ट जिनको सक्सेस मिल भी जाती है उसके बाद भी वो लोग छुपाते हैं कि थोड़ा आईवीएफ से हमारे बच्चे नहीं हुए, ऐसा बोलते हैं वो। तो इसके बारे में मैम थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्यों है? सो अब धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जी। यस, अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये कहेंगे पेपर पे आईवीएफ मत लिखिए, राइट। हमने अपने घर वालों को नहीं बताया है, या अस्पताल में पता तो नहीं चलेगा कि आईवीएफ है। हालांकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जहां अब वो उस बात को इतना नहीं मानते, आईवीएफ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल हो चुका है और यू नो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है ना। पर हाँ, कभी कभी समाज में थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति जो है स्पेशली गांवों में, और स्पेशली जो गांवों से पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि आईवीएफ में तो हमने ये सुना है कि बच्चा हमारा नहीं होता। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे 5-6 पेशेंट्स ये बात बोल चुके हैं जी। कि जी बच्चा हमारा तो होगा ना, बच्चा हमारा हमारा नहीं होता। इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहे, राइट। उनको ये लगता है कि स्पर्म बदल जाएंगे, एग कुछ बदल जी। जाएंगे।
तो वो भी एक मिथ्स फैले हुए हैं समाज में, जिसकी वजह से वो उनको थोड़ा झिझक होती है। पर आई थिंक विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया नाउ, या नाउ द काइंड ऑफ पॉडकास्ट दैट वी आर डूइंग, लोगों में शायद थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आने से थोड़ा सा जानकारी बढ़ने से पेशेंट्स को हिम्मत आती है। एंड इसमें सेलिब्रिटीज़ को भी हमें बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ओपनली सपोर्ट करते हैं, ओपनली आके बताती हैं। जैसे फराह खान है ना, वो साफ बोलते हैं कि मेरे आईवीएफ से बच्चे हैं, राइट। या अंबानी इसमें जो ईशा अंबानी है ना, ट्विन बच्चे हैं आईवीएफ। तो ये उनकी बहुत बड़ी बात है कि वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई हुआ नहीं है ना, आप आइए। और अगर साइंस ने हमें, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि हम आज के ज़माने में जी रहे हैं, राइट। हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं मैडम हमें तो नेचुरल प्रेगनेंसी करनी है। तो ऐसे तुम बाकी नेचुरल क्या इस्तेमाल कर रहे हो? हम सूरज की रोशनी में नहीं बैठे हैं। आप कैसे आए हो? गाड़ी से आए हो कि घोड़ा गाड़ी से आए हो? या आप मैसेज भेजना होता है तो आप कबूतर का इस्तेमाल नहीं करते हो आजकल, नेचुरल तरीके से नहीं इस्तेमाल करते हो, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो। तो अगर साइंस ने, विज्ञान ने हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है जिससे हम आपका बच्चा पैदा करा सकते हैं, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। राइट मैम। जो कोई अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा रहा तो वो अपना नुकसान कर रहा है। सही बात है, राइट जी मैम। इसी में एक और टर्म आता है एग प्रिजर्वेशन को लेके, जिसमें आजकल सेलिब्रिटीज़ भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए मैम। या ये भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने वाली चीज़ है, एग को फ्रीज़ कर लेना, राइट। ये बड़ी जैसे कहते हैं ना, अब बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम एग को फ्रीज़ कर लें। अगर कोई अब इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि कोई भी जो लेडी है, कोई भी जो गर्ल है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड है, राइट। वो मेल्स की तरह नहीं है। जैसे मेल्स में स्पर्म जिंदगी भर बनते रहते हैं, हर 90 दिन का साइकिल है और स्पर्म बनते रहेंगे और 90 साल की उम्र पे भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सुना होगा 80 साल पे, 90 साल पे, राइट। सिद्धू मूसेवाला एक एग्जांपल है। हाँ, बट उसमें स्पर्म वाली बात नहीं है। है ना। मेरा कहने का मतलब है कि मेल्स के लिए एज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना, क्योंकि स्पर्म जिंदगी भर बनते रहते हैं। फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड है। उनकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो टिक 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 चल रही है। हर लेडी एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुई है, वो जन्म से निर्धारित हैं। और धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो नंबर ऑफ एग्स कम होते चले जाते हैं, क्वालिटी भी कम होती चली जाती है और मेनोपॉज पे आके एग्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप कभी नहीं सुनेंगे कि 50 साल की उम्र पे या 55 साल की उम्र पे किसी लेडी का अपने आप बच्चा पैदा हो गया, राइट। आईवीएफ से हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, डोनर एग लेके हो सकता है, लेकिन अपने आप नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि एग ही नहीं है। इसका मतलब एग की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो अगर कोई लेडी ऐसी हैं, कोई गर्ल ऐसी हैं जिनकी अभी शादी नहीं करनी, या राइट पार्टनर नहीं मिला है, या कोई बीमारी हो गई, जैसे हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के बहुत पेशेंट्स आते हैं ना, कैंसर के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि कीमोथेरेपी होने वाली है, बच्चा भी हुआ नहीं है, तो ऐसे केसेस में एग को फ्रीज किया जा सकता है। ऐसे केसेस में उनको इंजेक्शंस लगा के मल्टीपल एग्स निकालिए, एग फ्रीज कर लिए, ताकि अब जैसे हम लोग जो करते हैं 35 साल की उम्र पे, कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने कराया है, 38 साल पे कराया है, 41 साल की एक गर्ल का मैंने किया है ना। उनको राइट पार्टनर अभी नहीं मिला है, शादी अभी नहीं करनी है, ठीक है, तो जब मिलेगा तब मिलेगा, पर उनको अपना बच्चा ही भी करने का मन है कि अपना ही जेनेटिक चाइल्ड होना चाहिए। अब सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए तो वो गलत आदमी से शादी नहीं कर लेंगी, राइट। करना भी नहीं चाहिए। तो एग फ्रीज कर लिए जाते हैं ताकि जब समय आए, जब उनको कोई राइट पार्टनर मिल जाए, तब वो उस एग से अपना बच्चा पैदा कर सके। मैम ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? इट इज़ लाइक आईवीएफ। जैसे आईवीएफ, बिल्कुल आईवीएफ की तरह ही प्रोसीजर है एग प्रिजर्वेशन भी। वही इंजेक्शन लगने हैं, वही एग पिकअप होना है, वही फ्रीजिंग होनी है। तो 1.5-2 लाख का खर्चा तो आता ही है। अच्छा, और आईवीएफ में कितना खर्चा आता है मैम? लगभग इतना ही, 1.5-2 लाख। ऐसे दोनों सेम ही चीज़ है। अब अगर उस लड़की के पास पार्टनर हो तो हम उससे बच्चा बना लेंगे, पार्टनर नहीं है तो हम एग फ्रीज कर ले रहे हैं। जी मैम, आपके पास कुछ इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं, मैम इसके बारे में कुछ बताइए कि इंटरनेशनल पेशेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? सो यस, इंडिया इज मेडिकल डेस्टिनेशन, राइट, एंड राइटली सो, क्योंकि हमारे पास इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। लाइक हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जैसे आईवीएफ का, तो टेक्नोलॉजी में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं, शायद बेटर ही हैं। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हम सब इस्तेमाल करते हैं एट 1/3 द कॉस्ट। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो डॉक्टर्स की स्किल में कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है, और कॉस्ट 1/3 या 1/4 पे है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बाहर के देशों से इंडिया में आते हैं क्योंकि उनको पता है इलाज भी अच्छा होगा,
बढ़िया होगा और बहुत कम पैसे में भी होगा। तो इसलिए बहुत सारे एनआरआई कपल्स भी आते हैं, बहुत सारे अदरवाइज इंटरनेशनल कपल्स भी आते हैं जो इंडिया में प्रेफर करते हैं अपना इलाज कराना। जी। मैम मैं जानना चाहूँगा कि कोई पेशेंट सपोज़ वो पहली बार यहाँ पे आया, आपसे काउंसलिंग ली, उसके बाद जब उसको सक्सेस मिली, जब उनकी डिलीवरी होती है, तो उनके बाद मतलब एक जर्नी होती है पूरी, तो उसके बाद उन पेशेंट का और आपका एक बॉन्ड बन जाता है। तो उसके बारे में कुछ बताइए? उसके बाद नहीं, उसके पहले से भी बना रहता है। जी। एक्चुअली ये तो फैक्ट है कि हमारे साथ ना फैमिलीज़ जुड़ जाती हैं, बिकॉज़ राइट। कभी-कभी ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी होता है। हमने फैमिलीज़ बनते हुए भी देखा है, हमने फैमिलीज़ बिगड़ते हुए भी देखा है, राइट? और एक बॉन्ड होता है पेशेंट एंड डॉक्टर का हमेशा। ये मतलब इट्स नॉट लाइक बिज़नेस कि बस जी। आप इलाज कर रहे हो, नहीं, क्योंकि आपकी उससे बॉन्डिंग है। उसमें वो रोएँगे भी, उसमें वो परेशान भी होंगे, कुछ-कुछ उनकी परेशानियाँ भी आएँगी। और यस, जब वो बच्चा लेकर आते हैं तो उस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। जी। आई थिंक उसी खुशी से हमारी सारी जो मेहनत होती है सब सफल हो जाती है, जी मैम। राइट? मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे सपोज़ कोई पेशेंट फर्स्ट डे यहाँ पे आता है काउंसलिंग के लिए, वहाँ से लेके डिलीवरी तक का अगर आप बता दीजिए और अगर पॉसिबल हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हम दिखा भी सकें अपनी ऑडियंस को कि जो यहाँ पे आना चाहें, तो वो ऐसे-ऐसे ये सारा प्रोसेस होता है। सो या पेशेंट जैसे ही आते हैं जी। उनकी सबसे पहले तो एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है। कई बार बहुत मोटी-मोटी फाइल्स लेके आते हैं पेशेंट्स। पूरा ध्यान से समझा जाता है कि कहाँ पे परेशानी है, राइट? उस डिटेल्ड काउंसलिंग के बाद, डिटेल्ड सारे हिस्ट्री एनालाइज़ करने के बाद जो ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है कंसल्टेंट के लेवल पे, जैसे मैं हूँ या मेरे साथ 2-3 लोग और हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि भई क्या एक्चुअली इनके लिए बेस्ट इलाज होगा, इनके लिए नॉर्मल ट्राई विल बी बेटर या आईयूआई विल बी बेटर और आईवीएफ विल बी बेटर। एंड देन फिर उनको समझाया जाता है, उनकी वीडियोज़ के थ्रू भी हेल्प की जाती है ताकि उनको समझ आए। और व्हेन दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट, तो जैसे मैंने बताया कि पीरियड के सेकंड थर्ड से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ स्टार्टेड। ओके। सो मैम आपने हमें इतना टाइम दिया मैम, उसके लिए मैम बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच संजीत, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। सो गाइज़ यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सभी कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप इनफर्टिलिटी को लेकर परेशान हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू।